चलिए शुरू करें। ओके, तो बात कर रहे थे अपन नगर पालिका अधिनियम 2009। नगर पालिका अधिनियम 2009 कब लागू हुए? नगर पालिका अधिनियम 2009 कब लागू हुए? 11 सितंबर 2009 को। 11 सितंबर 2009 को किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा लागू किए गए? राज्यपाल के द्वारा प्रवर्तित किए गए। ठीक है। इसके बाद कल अपन ने कुछ शब्द देखे, बजट शब्द के बारे में अपन ने बात की। ठीक है, और संप्रेक्षक वगैरह अपन ने समझे। आज अपन स्टार्ट करते हैं इसकी अध्याय फर्स्ट। तो लिखे लेसन फर्स्ट, अध्याय प्रथम। कल अपन ने जनरली बात कर ली थी, आज अपन बिंदु पे बात करते हैं। हेडिंग लगाओ दोस्तों, अध्याय फर्स्ट। अध्याय फर्स्ट हेडिंग लगाओ। और अध्याय फर्स्ट प्रारंभ करने से पहले, अच्छा रुको, अध्याय फर्स्ट का अपना तो चल रहा था ना, नगर निगम नगर पालिका उनके बारे में बता रहा था। नोट थोड़ी ना करवाया था मैंने आपको? क्या नोट करवाया था लास्ट में? एक बार थोड़ा सा बता दो। कौन सा? ओके, लास्ट में मैंने ये बताया था कि 17 नई नगर पालिकाएं स्थापित की गई हैं जो 12 जिलों में से मिला के की गई हैं। ओके, अब आप लिखो 74वां संविधान संशोधन, वहीं से आगे लिखेंगे 74वां संविधान संशोधन, ये हेडिंग लगाएं। 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन 1992। देखो, पूर्व में हमें ये पता था कि भाई जो नगर निगम है, नगर पालिका है, इनको संवैधानिक दर्जा नहीं था। ठीक है, और जब संविधान में 74 नंबर का 74वें नंबर का जब संशोधन किया गया, और कब किया गया? 1992 में किया गया, तो नगर पालिका, नगर निगम, या यूं कह दो कि जो स्वायत्त शासन विभाग है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो पहली बात नोट करो, इसमें लिखिए, इस संशोधन के तहत, इस संशोधन के तहत, इस संशोधन के तहत स्वायत्त शासन को, स्वायत्त शासन को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा दिया गया। स्वायत्त शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इस संशोधन में एक नया भाग जोड़ा गया था, नो के जिसको बोलते हैं। ठीक है, लिखो भाग 9 के जोड़ा गया, संविधान में जोड़ा गया, संविधान में जोड़ा गया। भाग 9 के संविधान में जोड़ा गया। किस संशोधन के तहत? 74वें संविधान संशोधन के तहत। कब? 1992 में। क्या जोड़ा गया? भाग 9 के जोड़ा गया। ठीक है, और इस भाग 9 के पैरा फर्स्ट में या के में जो बातें जोड़ी गई वो ये जोड़ी गई कि स्वायत्त शासन को संवैधानिक दर्जा दिया, यानी आप सीधे से लिख सकते हैं नगर पालिकाओं को, अगली बात लिख सकते हैं नगर पालिकाओं को, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। नगर पालिकाओं को क्या किया गया दोस्तों? संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसके तहत? आपसे प्रश्न पूछेगा, निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाओं को या नगर निगम को या स्वायत्त शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 74वें संविधान संशोधन के तहत। आपसे पूछेगा 74वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1992 में किया गया। फिर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर पालिकाओं के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई? तो हम कहेंगे कि संविधान में भाग 9 के जोड़ा गया, एक और पार्ट जोड़ा गया यहां पर संशोधन में, जिसका नाम है भाग 9, और पैरा फर्स्ट जोड़ा गया, जिसमें क्या लिखा गया कि जो नगर पालिकाएं हैं ये संवैधानिक घोषित की जाती हैं। ठीक है, अगली बात लिखेंगे
अब बात करते हैं अपन नगर पालिकाओं के स्तर कि जब ये संविधान संशोधन हुआ और जब नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तो नगर पालिकाओं के कितने स्तर बनाए गए। ठीक है, अपन बोलते हैं ना नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, तो ये स्तर तभी के बनाए हुए हैं। तो लिखो नगर पालिकाओं के स्तर, नगर पालिकाओं के स्तर, नगर पालिकाओं के स्तर, और 3 स्तर बनाए गए नगर पालिकाओं के, 3 स्तर बनाए गए दोस्तों। एक है नगर पंचायत, सबसे पहले एक बनाया गया नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर पंचायत। दूसरी जो श्रेणी बनाई गई वो नगर पालिका परिषद बनाई गई, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद। और तीसरा जो स्तर बनाया गया वो था नगर निगम। क्या था? नगर निगम, नगर निगम। ठीक है, तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में भाग 9 के जोड़ा गया, जिसमें ये उपबंध किया गया, जिसमें ये व्यवस्थाएं की गई कि आगे चलकर अब जो नगर पालिकाएं हैं वो क्या घोषित की जाती हैं, संवैधानिक घोषित की जाती हैं, अर्थात नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, जिसके तहत नगर पालिकाओं को 3 स्तरों में विभाजित कर दिया गया, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। अब बात आती है जो मैंने कल आते ही एक प्रश्न पूछा था आपसे कि नगर निगम क्या होता है या नगर पालिका क्या होती है, गांव क्या होता है, इससे बात की थी। तो अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि किसको तो नगर पंचायत कहा गया, किसको नगर पालिका परिषद कहा गया और किसको नगर निगम कहा गया। तो मुख्यतः आपको मैं कल भी बता चुका हूं कि जब भी ऐसी बात आती है तो ये किस आधार पर इनका विभाजन किया जाता है, जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर क्या किया जाता है, इनका निर्धारण किया जाता है। नगर पंचायत, कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि नगर पंचायत घोषित किए जाते हैं या नगर पंचायत होते हैं, तो क्या जवाब दोगे भाई इसका? जैसे नॉर्मली नगर पंचायत किसको बोलोगे आप? ये नगर पंचायत नगर पालिका ही है, पहले नगर पंचायत बोला गया, ये नगर पालिका ही शब्द है। आप इस बात को लेकर टेंशन में बताना, ठीक है, ये नगर पालिका ही है, लेकिन बोला गया था जब स्टार्टिंग में इस संशोधन के तहत लिखा गया तब नगर पंचायत लिखा गया। नगर पंचायत का मतलब क्या समझते हो? 2 तरीके, एक तो जनसंख्या के आधार पे, जिसकी जनसंख्या कम से कम कितनी हो, 30,000 हो, जिसकी जनसंख्या कम से कम कितनी हो, 30,000 हो, वो क्या होगा, वो नगर पंचायत होगा या नगर पालिका होगी। लेकिन नगर पालिका या नगर पंचायत होती कौन है? तो कोई ऐसा क्षेत्र होता है, जो क्षेत्र पहले तो होता है ग्रामीण क्षेत्र, पहले तो क्या होता है, ग्रामीण होता है, रूरल एरिया का होता है, लेकिन वहां पर आबादी बढ़ने के कारण उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको घोषित कर दिया जाता है क्या, नगर पंचायत। तो नगर पंचायत कौन होती है? नगर पंचायत वह क्षेत्र होता है जो पहले तो ग्रामीण क्षेत्र था लेकिन हाल ही के अंदर उसको नगर पालिका में कन्वर्ट किया गया है, और जिसकी जनसंख्या कम से कम कितनी होती है, 30,000 होती है, और 30,000 से कितनी हो सकती है, 1 लाख तक हो सकती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। 74वां संविधान संशोधन कब? 1992। बोला करो, आप बोलोगे तो मेरी एनर्जी ऑटोमेटिक डबल हो जाएगी। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992। इस संशोधन में संविधान में क्या जोड़ा गया? भाग 9 के। क्या जोड़ा गया? भाग 9 के, या ए बोल दो इसको, एक ही बात है, भाग 9 ए जोड़ा गया। क्या प्रावधान किए गए? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जे का मतलब क्या समझते हो? संवैधानिक दर्जे का मतलब, संवैधानिक दर्जे का मतलब है कि जिसका उल्लेख कहां कर दिया गया, संविधान में कर दिया गया, जिस पर नियम लागू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात की अपन ने कि इस संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाओं को कितने स्तरों में विभाजित किया? 3 स्तरों में विभाजित किया। पहला स्तर क्या है? नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका परिषद, या तीसरा नगर निगम। बात क्लियर? अब सबसे पहला हेडिंग लगाओ नगर पंचायत, कि नगर पंचायत क्या होती है। हेडिंग लगाई नंबर 1, नगर पंचायत। नगर पंचायत, सबसे पहले हेडिंग लगाइए नगर पंचायत। देखो, नगर पंचायत ये स्वायत्त शासन का सबसे निम्न श्रेणी का निकाय होता है। निम्न श्रेणी का मतलब समझ रहे हैं, सबसे छोटा निकाय होता है। तो पहली बात ये लिखो, यह स्वायत्त शासन का, यह स्वायत्त शासन का
सबसे छोटा निकाय है, सबसे छोटा निकाय है। निकाय जानते हो, बॉडी, ठीक है। यह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट बॉडी है, सबसे छोटा निकाय है। और जिसकी जनसंख्या की बात करें तो 30,000 से 1,000 होता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि नगर पंचायत होता कौन सा क्षेत्र है? नगर पंचायत वो होता है जिसको हाल ही में ग्रामीण से किस में बदला गया है? नगर पालिका में बदला गया। तो अगली बात लिखिए, यह लिखो, यह वहां स्थापित किया जाता है, यह वहां स्थापित होता है, वहां स्थापित होता है जो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन जो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन जिसको हाल ही में, यानी अभी, लेकिन जिसको हाल ही में ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में, जिसे हाल ही में रूरल से सीधा ही किसमें, नगरीय क्षेत्र कह दो, शहरी क्षेत्र कह दो, नगर कह दो, नगर ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में बदला गया है। बदलने को तो क्या है, वही रहेगी, सीमा भी वही रहेगी, लेकिन सुख सुविधाएं बढ़ा देते हैं, ठीक है। पहले कच्चा रास्ता था, अब उन्होंने वहां पे सड़क बना दी, पहले पानी की व्यवस्था नहीं थी, अब टंकी बना दी, पहले समुदाय के चिकित्सा केंद्र नहीं था, वो बना दिया, ठीक है। तो बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी स्थापना कर देते हैं और डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्षेत्र जो क्या है, ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर हाल ही में उसको क्या घोषित कर दिया गया, नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया, या जिसको यूं कह दो कि नगर पंचायत घोषित कर दी गई। अगली बात लिखो, जनसंख्या न्यूनतम यानी मिनिमम, न्यूनतम 30,000, मिनिमम 30,000, कोमा मैक्सिमम 1,00,000, मैक्सिमम 1,00,000। तो वह क्षेत्र जिसकी न्यूनतम जनसंख्या 30,000 हो और अधिकतम 1,00,000 हो, उस क्षेत्र को क्या घोषित किया जाता है, उस क्षेत्र को नगर पंचायत घोषित किया जाता है। क्लास में हूं मैं, क्लास में, ठीक है। बात समझ में आ गई कि जो नगर पंचायत होंगे वो ऐसे क्षेत्र होंगे जिनको हाल ही में ग्रामीण से किस में कन्वर्ट किया गया है, नगरीय क्षेत्र में। किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, जो 30,000 न्यूनतम और मैक्सिमम 1 है। प्रश्न पूछेगा सीधा, स्वायत्त शासन का सबसे छोटा निकाय कौन है, नगर पंचायत। दूसरा लिखो, दूसरा क्या था, नगर पंचायत परिषद, नगर पालिका परिषद, हेडिंग लगाई नंबर 2। हाँ, नहीं, जनसंख्या का आधार, ठीक है। क्षेत्रफल कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल और केवल जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, ठीक है। अगला लिखो, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद। अब देखो नगर पालिका परिषद क्या है, ठीक है। तो नगर पालिका परिषद नगर पंचायत से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, लेकिन नगर निगम से छोटा है। स्तर कितने, 3 स्तर कितनों में बांटा गया, पहला स्तर क्या था, नगर पंचायत, दूसरा स्तर नगर पालिका परिषद, तीसरा नगर निगम। तो ये सबसे निम्न श्रेणी का है, तो ये मध्यम श्रेणी का, और ये उच्च श्रेणी का। बात क्लियर है। तो हम बात कह सकते हैं कि यह, लिखो, यह स्वायत्त शासन का, यह स्वायत्त शासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, यह स्वायत्त शासन का मध्यम श्रेणी का निकाय है, मीडियम, मध्यम श्रेणी का निकाय है, मीडियम सीरीज का बॉडी है। यह स्वायत्त शासन का मध्यम श्रेणी का निकाय है। कहां से आया, कैसे बना,
नगर पंचायत तो बना ग्रामीण क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र में कन्वर्ट करके, और नगर पालिका परिषद क्या बनेगा, नगर पंचायत को कन्वर्ट करके। अगर जनसंख्या किसी नगर पंचायत की जनसंख्या 1 लाख से ऊपर हो जाती है और कहां तक रहती है, 5 लाख तक रहती है, 1 लाख से 5 लाख के बीच होती है, तो उसको परिवर्तित कर दिया जाता है किसमें, यानी कि नगर पालिका परिषद कौन बनेगा, जो पहले नगर पंचायत होगा, या सीधे कह दो जो पहले नगर पालिका होगा। तो लिखो नगर पंचायतों को, नगर पंचायतों को परिवर्तित कर, नगर पंचायतों को परिवर्तित कर नगर पालिका परिषद, परिवर्तित कर नगर पालिका परिषद घोषित किया जाता है। नगर पालिका परिषद घोषित किया जाता है। नगर पालिका परिषद घोषित किया जाता है। नीचे लिखो जनसंख्या, जनसंख्या सेंसस, जनसंख्या, और जनसंख्या कितनी होगी बोलो, 1 लाख, यानी मिनिमम, मैं सीधा ही लिख देता हूं, 1 लाख से 5 लाख तक नगर परिषद हो जाएगा, जहां पर जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख होती है। ठीक है, और मुख्यतः अपने जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होते हैं, बोलते हैं ना नगर परिषद है, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो होते हैं उनको क्या घोषित किया जाता है, नगर पालिका परिषद घोषित किया जाता है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर। ओके, तो मध्यम श्रेणी का निकाय कौन है, नगर पालिका परिषद, और जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख। और तीसरा जो निकाय है दोस्तों, तीसरा जो बॉडी है वो है नगर निगम। तो नंबर 3 लिखिए, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम। नगर निगम क्या है, सबसे उच्च श्रेणी का निकाय है। तो पहली बात ये नोट कर दो, यह स्वायत्त शासन का, यह स्वायत्त शासन का सबसे उच्च निकाय है, हायर बॉडी है, सबसे उच्च निकाय है। यह स्वायत्त शासन का सबसे क्या है, उच्च निकाय है। ठीक है, जनसंख्या में पता है कितने से ऊपर होगी, 5 लाख से ऊपर होगी। किनको कन्वर्ट किया जाता है इसमें, नगर पालिका परिषदों को। तो लिखो नगर पालिका परिषदों को, नगर पालिका परिषदों को नगर पालिका परिषदों को नगर निगमों में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। नगर पालिका परिषदों को नगर निगमों में परिवर्तित किया जाता है। और जनसंख्या के लिए लिख दो दोस्तों, जनसंख्या 5 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक। अब वो 5 लाख से अधिक कितनी भी हो सकती है, लिमिट नहीं है, क्योंकि स्तर 3 ही बनाए गए थे और बड़ा वाला स्तर था नगर निगम। तो 5 लाख से ऊपर जो होगी, अब 5 लाख से ऊपर 10 लाख हो, कितनी भी हो, तो उसमें वो जोन बना देते हैं फिर, उत्तरी दक्षिणी। जैसे जयपुर में बनाया हुआ है, बताया मैंने आपको, जैसे कहां बनाया हुआ है, कहां पे दो नगर निगम है, कोटा में, जोधपुर में और जयपुर में, बताया था आपको। ठीक है, जिसमें जयपुर के अंदर एक का नाम तो क्या है, हेरिटेज, और एक का नाम है ग्रेटर। कोटा के अंदर दो नगर निगम है, एक उत्तर और एक दक्षिण, और ऐसे ही जोधपुर में भी 2 नगर निगम है। अब वो वहां जनसंख्या ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा जनसंख्या है। अब यहाँ संविधान में तो यही लिखा हो कि भाई 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या है तो क्या घोषित कर दो,
नगर निगम। अब एक ही नगर निगम कितना संभाले, इसलिए बहुत ज्यादा जनसंख्या होने के कारण अगला नगर निगम ही वहां पर घोषित कर दी जाते हैं क्षेत्र के आधार पे। तो जोधपुर में एक उत्तर और एक दक्षिण, ये अपन ने कल बात की, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि कौन कौन से स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, नगर पंचायत हो गया, नगर पालिका परिषद हो गया और नगर निगम हो गया। अब जब भी हम नगर निगम घोषित करते हैं तो उसके कुछ नियम थे, कुछ अधिनियम घोषित किए गए थे 2-4 स्टेट के लिए, तो वो लिख लो इसी में आगे। जस्ट लिखो नगर निगम अधिघोषणा, नगर निगम घोषणा अधिनियम, ऐसे लिख दो, स्टार बना के लिख दो, नगर निगम घोषणा अधिनियम, नगर निगम घोषणा अधिनियम, नगर निगम घोषणा अधिनियम। पहला लिखो मुंबई नगर निगम अधिनियम 1988, मुंबई नगर निगम अधिनियम, अधिनियम एक्ट 1988, 1988, थोड़े ईयर याद रख लेना इनके। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957, 1957। और सामान्य कानून, अगला अधिनियम है सामान्य कानून। अब ये क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा, सामान्य कानून। और सामान्य कानून के तहत कहां पर नगर निगम घोषित किए गए थे, तो वो घोषित किए गए थे यूपी, लिखो यूपी महानगर पालिका अधिनियम, यूपी महानगर पालिका अधिनियम, महानगर पालिका अधिनियम 1959, 1959 में। और एक था एमपी नगर पालिका परिषद या नगर पालिका अधिनियम, एमपी नगर पालिका अधिनियम 1956, मध्य प्रदेश है ना, एमपी नगर पालिका अधिनियम 1956, 1956, 1956। ध्यान दो ये क्या है। हाँ तो पहले वो था नहीं ना, इसलिए तो कुछ पहले अधिनियम बनाया गया ना कि भाई जनसंख्या ज्यादा होगी क्या करें, ऐसा कोई उपबंधी नहीं है, कोई प्रावधान ही नहीं है, तो प्रावधान नहीं है तो क्या करें, तभी तो मैंने इनको लिखा है। आपको ये पता होना चाहिए कि कहां कहां पर ऐसा किया गया। भाई 92 में 74वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में। 1992 में जब 74वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके बाद में ये प्रावधान किया गया कि इतनी इतनी जनसंख्या के आधार पर हम नगर पालिकाएं बनाएंगे और उनको 3 स्तरों में विभाजित करेंगे, जिनमें तीनों के बारे में अपन ने पढ़ा। लेकिन अब उससे पहले, अब 1992 से पहले के मामले, तो जब पहले ही बहुत ज्यादा जनसंख्या थी 1992 से पहले, जब कोई ऐसी आवश्यकता होती है तभी तो आविष्कार होता है, तभी तो इन चीजों को देखते हुए तो फिर क्या किया गया 1992 में आगे चल के बोला कि एक संशोधन ही कर दो यार, ऐसी समस्याएं तो आनी है, जनसंख्या तो लगातार हर जगह की बढ़ती रहनी है, तो हम क्या करेंगे, इसलिए पहले एक संशोधन करके हम इसमें कोई ना कोई उपबंध जोड़ देते हैं, और वो उपबंध भाग 9A के रूप में वहां पर जोड़ दिया गया, जिसमें ये सारे प्रावधान कर दिए गए कि इतनी जनसंख्या ये होगा, इतनी जनसंख्या ये होगा, इतनी जनसंख्या ये होगा, क्राइटेरिया बना दिया। ठीक है, तो ये संशोधन से पहले जब नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उससे पहले कोई क्षेत्र विशेष, कोई स्टेट विशेष ने अपना अधिनियम बनाया। जैसे किसने बनाया, मुंबई ने नगर निगम अधिनियम। मुंबई ने देखा कि बहुत ज्यादा जनसंख्या है तो मुंबई ने नगर निगम अधिनियम बनाया 1988 में। संविधान में उस समय इस बात का उल्लेख नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद का एक्ट पारित किया। राज्य सरकार ने, विधानमंडल है वहां या विधानसभा है या विधान परिषद है, वहां से मिलकर उन्होंने ये पारित किया। जैसे भी राजस्थान में कोई नियम लागू करना हो तो अपने विधान परिषद तो है नहीं, अपने तो विधानसभा है, तो उसको विधानसभा में सब लोग बहुमत से पास कर देंगे, तो राज्यपाल उस पर साइन कर देगा, राज्यपाल साइन कर देगा तो क्या बन जाएगा, नियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नियम बन जाएगा। बात क्लियर है, ओके। जैसे फिर एक और बात आई यहाँ पर, दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957, सबसे पहले यही आ गया। ठीक है, पहले एमपी में भी ऐसा हुआ, तो एमपी नगर पालिका अधिनियम 1956 ये बना। सामान्य रूप से कानून बनाकर महानगर पालिका अधिनियम बनाया गया, वो यूपी में बनाया गया, कब, 1959 में। तो ये 4 हैं जो संशोधन से पहले, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने से पहले ही जो नगर निगम बने, ठीक है, वो ये 4 है।
ठीक है, प्रश्न कैसे पूछेगा, निम्न में से कौन सा अधिनियम 1988 में जो है वो पारित किया गया, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्यों आपको पता है 1988 आ गया तो 1992 के बाद की बातें सारी, तो 88 से पहले इन चार में से कोई पूछेगा तो हम कहेंगे मुंबई नगर निगम अधिनियम। ये भी संशोधन से पहले, ये भी संशोधन से पहले, ये भी पहले और ये भी पहले, तो चार जगह। एक तो कहां पर, मैं आपको ऐसे पूछूं कि 74वां संविधान संशोधन 1992 से पहले ही, या यूं कहूं कि 74वां संविधान संशोधन 1992 के उपबंध लागू होने से पहले ही निम्न में से किन किन क्षेत्रों में महानगर या यूं कह दीजिएगा नगर निगम घोषित किए गए। आप कह सकते हैं मुंबई में, आप कह सकते हैं दिल्ली में, आप कह सकते हैं एमपी में, आप कह सकते हैं यूपी में। मैं कहूं कि मुंबई में कब किया गया, तो आप कहेंगे कि सर मुंबई में 1988 में। अब क्या करने के लिए, नगर निगम घोषित करने के लिए क्या बनाया गया कानून, तो मुंबई नगर निगम अधिनियम 1988, ठीक है। ऐसे ही दिल्ली में बनाया तो दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957, सामान्य कानून के रूप में यूपी महानगर पालिका अधिनियम 1956 और एमपी मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956। इसके बाद में तो क्या हुआ, इसके बाद में तो संशोधन आई गया 1992 में, तो उसके बाद तो सारी संविधान में लिख दी गई, तो एक साथ ही लागू हो गई। इसीलिए तो देखो, मैं एक चीज आपको और बताता हूं, एक बहुत ही विशेष बात बता रहा हूं। अगर मैं आपको ये कहूं, ठीक है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, एक नई चीज सामने आई। अगर मैं कहूं कि कोई भी एक्ट या कोई भी जो प्रावधान है वो राजस्थान सरकार के गजट में लिखा है, कहां लिखा है, गजट में उल्लेखित है, गजट में उल्लेखित है, इसका क्या मतलब समझते हो आप? कानूनी भाषा में, नियमावली में इसका मतलब क्या समझेंगे अपन? अगर कोई भी एक्ट या कोई भी बात या कोई भी नियम या कोई भी उपबंध राजस्थान सरकार के गजट में उल्लेखित है, तो ये स्वतः ही समझ में आ जाता है कि यह एक्ट संपूर्ण राजस्थान में एक समान लागू होगा। वहां ये नहीं कहना पड़ता कि साहब ये बीकानेर के लिए ये एक्ट, बीकानेर में बैठ के एक्ट बना लेने दो, अगर वो गजट में लिखा गया तो लागू कहां होगा, पूरे राजस्थान में। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर कोई बात संविधान में उल्लेखित है, कोई एक्ट कहां उल्लेखित है, संविधान में उल्लेखित है, संविधान में उल्लेखित है, लिखा हुआ है, संविधान में उल्लेखित है, तो इसका क्या मतलब समझते हो कि वह संपूर्ण भारत में लागू होगा। यही तो बात हुई। अरे पहले क्या हो रहा था, संवैधानिक दर्जा क्यों देना पड़ा, बना लेते सब, तो इन्होंने कहा कि यार सब अपने अपने अलग अलग जो मतलब स्टेट हैं वो अपने अपने नगर निगम अधिनियम बना रहे हैं, या एमपी ने बना लिया, या 1956 में यूपी ने बना लिया, फिर दिल्ली ने 1957 में बना लिया, मुंबई ने 98 में बना लिया। तब सरकार ने देखा कि हम ऐसा क्यों करें, एक काम करते हैं कि ये जो उपबंध है ये हम क्या कर देते हैं, पूरे भारत में ही लागू कर देते हैं। भाई समस्याएं तो आज इस स्टेट के सामने आई तो कल किसी दूसरे स्टेट की जनसंख्या बढ़ेगी तो समस्याएं सबके सामने आएंगी, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि अलग अलग ये ऐसे अधिनियम बनाएंगे स्टेट वाइज, इससे बढ़िया इसको कहां चिपका दें, संविधान में, और संविधान में उल्लेखित हो गया मतलब स्वतः ही सारे भारत में क्या हो गया, लागू हो गया। समझ गए बात को? यस, इसलिए किया गया। तो जब भी आपको ऐसी कोई बात चर्चा हो कि राजस्थान सरकार के गजट में उल्लेखित है तो उसका अभिप्राय होता है संपूर्ण राजस्थान में लागू है, संविधान में उल्लेखित है कोई भी एक्ट तो उसका मतलब होता है कि वो संपूर्ण भारत में एक समान लागू है। तो आप इसको नोट कर लो और यहां आगे लिख लेना संपूर्ण, ऐसे कैसे नोट कर लो, संपूर्ण राजस्थान में एक समान लागू, और अगर किसी क्षेत्र विशेष पर लागू नहीं होता है, अगर क्या पंचायती राज राजपत्र, हाँ ठीक है, ओके। देखो हमने कहा कि संपूर्ण राजस्थान में एक समान लागू होगा, अगर किसी क्षेत्र विशेष पर लागू नहीं होता है तो वहां नियमावली में नोट लगाकर लिखा होता है, जैसे आगे मैं बताऊंगा कि जो छावनी क्षेत्र होते हैं वहां नगर पालिकाएं लागू नहीं होती है। ठीक है, तो आपने लिखा कि कोई भी एक्ट है अगर वो राजस्थान सरकार के गजट में उल्लेखित है तो इसका मतलब है कि वह संपूर्ण राजस्थान में एक समान लागू होगा, इक्वली लागू होगा।
या यूं कह देंगे कि उसका विस्तार पूरे राजस्थान में। अभी पहला नियम जब पढ़ेंगे अभी अध्याय का, उसमें मैं पहली बात यही करने वाला हूं। संविधान में उल्लेखित है, इसका मतलब क्या है? संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में एक समान लागू होगा। सिमिलर लागू होगा, इसका मतलब समझ रहे हो ना, कहीं कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, संपूर्ण भारत में एक समान लागू होगा। क्या? गजट, हिंदी में राजपत्र, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। आई बात समझ में? ओके, अब इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम अध्याय फर्स्ट की बात करते हैं, नगर पालिका अधिनियम में। वही डेट लागू होगी वो, तभी ये अंडरस्टूड हो गया ना, संपूर्ण भारत में, तो भारत के अंदर ही तो आ गया राजस्थान। ठीक है, यस, चलो आगे। ओके, अब लिखिए आप नगर पालिका अधिनियम, हेडिंग लगाएं, नगर पालिका, नगर पालिका अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम 2009, और इसके नीचे लिखना अध्याय फर्स्ट, लेसन फर्स्ट, इसमें बात करेंगे। अलग अलग अध्याय दिए हुए हैं, उनमें अलग अलग टॉपिक दिए गए, यहाँ पे योजनाएं भी दी गई हैं। योजनाओं से आपको एक फायदा होगा, योजनाओं से दोहरा फायदा ये होगा कि आपको पार्ट बी में भी फायदा मिलेगा और योजनाएं करंट में भी आपको पार्ट ए में भी पूछेगा, तो वहाँ दोहरा फायदा होगा। मैं सारी पढ़ा दूंगा आपको, जितने आपके हैं उनसे ज्यादा पढ़ा दूंगा, तो आपके करंट में भी काम आ जाएंगी। कौन कौन सी योजनाएं अभी चल रही हैं ये सारी, जैसे अभी इंदिरा रसोई योजना चल रही है, तो इंदिरा रसोई योजना का संचालन कौन कर रहा है? नगर पालिका, स्वायत्त शासन कर रहा है। हाँ, डायरेक्ट ये कह दो स्वायत्त शासन कर रहा है, यानी नगर पालिका है तो नगर पालिका कर रही है, नगर परिषद है तो नगर परिषद कर रहा है, महानगर है तो नगर निगम है तो नगर निगम कर रहा है। ठीक है, फिर वहां आपको पूछ लेगा कब से लागू की गई, क्यों की गई, क्या उपबंध है, क्या व्यवस्थाएं हैं, किस नियम के तहत इसको लागू किया गया, कितने रुपए में क्या भोजन दिया जाता है, कितनी इसकी लिमिट है, क्षेत्र क्या है, ऐसे करके उसमें प्रश्न पूछता है आपकी योजनाओं में। तो पहले अपन चलते हैं नगर पालिका अधिनियम 2009 अध्याय फर्स्ट, और अध्याय फर्स्ट में लिखो नंबर 1, पहला पैरा, नंबर 1, और पहले बिंदु का नाम है संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारंभ, शॉर्ट नेम, संक्षिप्त नाम प्रसार, यानी कहां तक फैला हुआ है, और प्रारंभ, स्टार्टिंग। ये पहला बिंदु आपके नियमावली का है, नंबर 1। अध्याय फर्स्ट का पहला बिंदु क्या है? अध्याय फर्स्ट का पहला बिंदु जो है वो नगर पालिका अधिनियम 2009 का जो गजट है, इस गजट में क्या लिखा हुआ है? स्पष्ट लिखा हुआ है संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारंभ, ये हेडिंग दी गई है। और इस हेडिंग में क्या बताया गया है, ठीक है, इसको समझना हमेशा ऐसे होगा कि अपना जो भी रूल है उसकी हेडिंग होगी, वो हेडिंग अपने को याद होनी चाहिए। कई बार हेडिंग पे बहुत सारे प्रश्न पूछता है कि अध्याय फर्स्ट का पैरा 1 क्या कहता है, या अध्याय फर्स्ट का पैरा 1 में निम्न में से किसका उल्लेख है, किसके बारे में लिखा गया है, किसके बारे में अभिप्रेत किया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो बताया गया है संक्षिप्त नाम के बारे में, प्रसार के बारे में और प्रारंभ के बारे में। अब क्या बताया गया, तो लिखो इसके अंदर, लिखो इस लिखो इस भाग में, इस भाग में यह उल्लेखित है कि, इस भाग में यह उल्लेखित है कि इस भाग में यह उल्लेखित है कि यह उल्लेखित है कि यह अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम 2009 के नाम से, इस भाग में यह उल्लेखित है कि यह अधिनियम, जो भी अपन पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, यह अधिनियम,
यह अधिनियम नगर पालिका अधिनियम 2009 के नाम से जाना जाएगा। नगर पालिका अधिनियम 2009 के नाम से जाना जाएगा, जाना जाएगा। थोड़ी कानूनी लैंग्वेज है, ठीक है, थोड़ा ऐसा लगेगा आपको कि अटपटे से शब्द चल रहे हैं, लेकिन बात समझ में आ जाएगी। तो पहला जो भाग है, ये भाग इस बात को बताता है कि भैया जो आप पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, इसका नाम नगरपालिका अधिनियम 2009 ही है। यह उपबंध कौन करता है, यह प्रावधान कहाँ है, या यह बात कहाँ लिखी गई है, यह बात अध्याय फर्स्ट के भाग फर्स्ट में, जिसका नाम है संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारंभ। तो मैं इसको ऐसे बोलूं कि अध्याय फर्स्ट का भाग पहला संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारंभ में यह लिखा गया है कि इस नियम को नगर पालिका अधिनियम 2009 के नाम से जाना जाएगा। तो आपसे सीधा कहे कि नगर पालिका अधिनियम 2009 के नाम का उल्लेख किया गया है, तो हम कहेंगे अध्याय फर्स्ट के भाग 1 में, ठीक है। अगली बात लिखो इसी के अंदर, लिखो प्रसार, ये तो हो गया नाम, लिखो प्रसार। देखो मैं एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे आपको, मैंने तो ये पूरा लिख दिया। आप कई बार गजट वगैरह पढ़ेंगे या सरकार का कोई भी पत्र आता है या कई बार अखबार में देखते हैं या फिर क्षेत्र विशेष में देखते हैं, तो आपको ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, नेपा अधि .2009 मिलता है ना, कई बार लिखा हुआ, लिख सकते हो आप, ऐसा उपबंध है। ऐसा इसलिए लिख सकते हो कि ऐसा उपबंध है, कहां पर है, संक्षिप्त नाम लिखने का उपबंध करता है कि नगर पालिका अधिनियम 2009 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस बात का कानून है, जो अध्याय फर्स्ट में पहली बात यही लिखी गई है। फिर प्रसार लिखो, प्रसार क्या है। अब मैं आपसे पूछूं प्रसार, तो प्रसार क्या होगा, प्रसार का मतलब समझ रहे हो, धीरे धीरे समझ रहे हैं इन बातों को भाई। संक्षिप्त नाम प्रसार प्रारंभ किसके बारे में बात कर रहे हैं, नगर पालिका अधिनियम 2009। नगर पालिका अधिनियम 2009 को अध्याय फर्स्ट के भाग 1 के तहत संक्षिप्त नाम में लिख सकते हैं। नंबर 2 यह कि नगर पालिका अधिनियम 2009 का प्रसार संपूर्ण राजस्थान में होगा, तो लिखो प्रसार संपूर्ण राजस्थान, प्रसार संपूर्ण राजस्थान। अब यहां से वो प्रश्न उठाएगा, क्यों उठाएगा, क्योंकि कोई ना कोई पंगा है। संपूर्ण राजस्थान तो सबको याद रहेगा, लिखो ब्रैकेट में नोट लगा के, नोट छावनी क्षेत्रों को छोड़ के, नोट छावनी क्षेत्र, जानते हो ना छावनी क्षेत्र, जहां सैनिक विद्रोह हुए थे, नोट छावनी क्षेत्रों को छोड़कर, अब छावनी क्षेत्र छोड़कर, जैसे राजस्थान में छावनी क्षेत्र कौन सा है, नसीराबाद, अब नसीराबाद छावनी क्षेत्र है, उस छावनी क्षेत्र के अंदर, उसके क्राइटेरिया के अंदर आपके नगर पालिका अधिनियम 2009 लागू नहीं होंगे। अगर वहां आर्मी के अंडर में वो है तो वहां आर्मी के रूल लागू होंगे। बात समझ में आ गई। तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि नगर पालिका अधिनियम 2009 का प्रसार कहां होगा, संपूर्ण राजस्थान में होगा, लेकिन छावनी क्षेत्रों को छोड़कर, छावनी क्षेत्रों के अलावा, और छावनी क्षेत्र राजस्थान में एक है, कौन सा, नसीराबाद, ठीक है, ओके। अगली बात क्या है, प्रारंभ, अगली बात क्या है, प्रारंभ, तो लिखो प्रारंभ, लिखो प्रारंभ। और प्रारंभ कब से हुआ, प्रारंभ कब से हुआ, राजस्थान सरकार की गजट अधिसूचना, अब वो सबको पता है कब हुई थी, 11 सितंबर 2009 को हुई थी, तो लिखो राजस्थान सरकार की, राजस्थान सरकार की गजट अधिसूचना से, गजट अधिसूचना से, और चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो 11 सितंबर 2009 को ये गजट अधिसूचना जारी की गई थी राजस्थान में, ठीक है, ओके। ध्यान दो, देखो अपने पास इनफ टाइम है, आराम से 6-7 महीने हैं, धीरे धीरे एक एक दो रूल्स बिल्कुल तरीके से अपन पढ़ते चलेंगे तो याद भी होते जाएंगे और बढ़िया से समझते भी जाएंगे, बर्डन नहीं बनेगा। एक साथ कोई भी, मैं आपको बता रहा था ना कि भाई इस एग्जाम में लंबे समय की तैयारी ही काम आएगी। कारण है कितना ही धुरंधर हो, चाहे मेरिट होल्डर स्टूडेंट हो, उसको जाके आप पकड़ा दोगे ना, लो भाई ये रूल पढ़े, तो रूल भाई साहब किसी के बाप की पपोती नहीं है, ऐसे याद नहीं होते, इनको बहुत बार रिवाइज करना पड़ता है, बहुत बार। और मेरे पढ़ाने का स्टाइल यही रहेगा कि मैं जैसे मान लीजिएगा कल आज आपको 2 रूल पढ़ा दिए, कल मैं तीसरा पढ़ाऊंगा तो पहले और दूसरे का जिक्र करूंगा, फिर 2 पढ़ाऊंगा, फिर अगले दिन पढ़ाऊंगा तो 4 का जिक्र करूंगा। तो एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी क्लास में ही है ना, मैं पुराना ही जिक्र करूंगा और आगे एक ही लाइन पढ़ा के जाऊंगा,
ठीक है, क्यों? इतने सारे हो जाएंगे, लेकिन अपन उनको बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, उससे क्या होगा, ये हमें ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। तो अपन बात कर रहे हैं नगर पालिका अधिनियम 2009 की, अध्याय फर्स्ट। अध्याय फर्स्ट के भाग पहले का क्या नाम है? संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ, या यूं कहें अध्याय फर्स्ट नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय फर्स्ट के भाग 1 में किस बात का उल्लेख है? संक्षिप्त नाम का उल्लेख है, प्रसार का उल्लेख है और प्रारंभ का उल्लेख है। तो तीनों पे बात करते हैं। संक्षिप्त नाम का मतलब कि यह अधिनियम नगर पालिका अधिनियम 2009 के नाम से जाना जाएगा, जिसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर बात आती है प्रसार, यह है कि इस अधिनियम का प्रसार संपूर्ण राजस्थान में होगा, केवल छावनी क्षेत्रों को छोड़ के, जैसे नशीराबाद। ठीक है। फिर प्रारंभ, यह है कि यह अधिनियम राजस्थान सरकार की गजट अधिसूचना के दिन से क्या माना जाएगा? प्रारंभ माना जाएगा, जो कब हुआ था? 11 सितंबर 2009। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? आगे चलो, नेक्स्ट लिखो नंबर 2, दूसरा भाग, भाग 2 अध्याय फर्स्ट में दूसरा बिंदु। ठीक है, पैरा 2 लिखो, परिभाषाएं। परिभाषाएं लिखे, परिभाषाएं। परिभाषाएं, सीधा प्रश्न। नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित परिभाषाओं का उल्लेख निम्न में से कहां किया गया है? अध्याय फर्स्ट भाग 2, अध्याय सेकंड भाग 2, अध्याय थर्ड भाग 2, अध्याय 4 भाग 2। अध्याय फर्स्ट भाग 2। निम्न में से नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय फर्स्ट के पैरा 2 में किसका उल्लेख किया गया है? नंबर 1 संक्षिप्त नाम का, नंबर 2 प्रारंभ का, नंबर 3 प्रसार का, नंबर 4 परिभाषाओं का। बात समझ में आई? तो परिभाषाओं की बात करते हैं जो पैरा 2 में दी गई है। तो लिखो इसमें सबसे पहले संपरीक्षक, पहली परिभाषा लिखेंगे इसमें। अब ये रोमन संख्या वाले लगाना नंबर, ठीक है, वो तो मेन पार्ट हो गए 1 2 3 जो चलेंगे। अब रोमन वाले मतलब इनके अंदर के भाग है। संपरीक्षक, ऑडिटर, संपरीक्षक। तो पहले इसमें लिखो फिर समझाता हूं। जो अधिकारी जो अधिकारी राजस्थान स्थानीय निधि राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1954, संपरीक्षा अधिनियम आपने लिखा जो अधिकारी राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1954 भाग संख्या 28 में परिभाषित है। 1954 या संख्या 28 ब्रैकेट में लिख दो, संख्या 28 में उल्लेखित है, अभिप्रेत है। देखो सबसे पहली बात सुनो, ये ऐसे कैसे गजट में बात लिखी हुई है? गजट सरकार ने बनाया, मैं बदल नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे? गजट सरकार ने बनाया, मैं बदल नहीं सकता। अपन गजट को केवल पढ़ रहे हैं। ये ऐसा कैसा लिखा है तो ये लिखना जरूरी है। अब इसका सरलीकरण जो है अर्थार्थ लगा के मैं प्रत्येक का अपनी भाषा के अंदर आपको उसका सरलीकरण लिखाऊंगा। तो जब भी आप पढ़ेंगे इसको पढ़ के फिर अर्थार्थ यानी कि मतलब क्या हुआ तो आपको बिल्कुल अपनी जो ओवन लैंग्वेज होती है उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा। सबसे पहली बात, परिभाषाओं में पहला अधिकारी कौन है? संपरीक्षक।
यानी कि नगर पालिका अधिनियम 2009 का जो गजट है, इस गजट में परिभाषा में पहली परिभाषा किसके बारे में लिखी गई है? संप्रेक्षक की। संप्रेक्षक कौन होगा, यही तो मतलब होता है परिभाषा का। तो इन्होंने कहा कि कोई ऐसा अधिकारी, कि किसको हम संप्रेक्षक समझे, तो कोई ऐसा अधिकारी जो राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेक्षण अधिनियम, एक अधिनियम बनाया गया, धन के लिए एक अधिनियम बनाया गया जिसका नाम है राजस्थान स्थानीय, मतलब स्थानीय क्षेत्र के लिए तो स्थानीय निधि संप्रेक्षा अधिनियम, जो निधि की संप्रेक्षा करता है। संप्रेक्षक का मतलब बता दिया, ऑडिटर, ऑडिट करता है, जांच करता है, किसकी? निधि की, धन की। तो राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेक्षा, और फिर आगे क्या हो गया? ये अधिनियम हो गया। कब? 1954 में लागू किया। संख्या इसकी 28 में। जिस अधिकारी का नाम उल्लेखित है वह अभिप्रेत होगा। अभिप्रेत का मतलब है वह माना जाएगा, वह समझा जाएगा, वह जाना जाएगा किस रूप में? संप्रेक्षक। अब इसको मेरी भाषा में लिखो, लिखो अर्थार्थ। अर्थार्थ, अर्थार्थ ऐसा राजकीय कर्मचारी, ऐसा राजकीय कर्मचारी जिसका नाम, जिसका नाम, जिसका नाम राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा, जिसका नाम राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेक्षा अधिनियम, संप्रेक्षा अधिनियम 1954 में नाम उल्लेखित है, लिखा गया है, नाम उल्लेखित है। अर्थात ऐसा राजकीय कर्मचारी जिसका नाम राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेक्षा अधिनियम 1954 में उल्लेखित है। नाम दोबारा गया, सीधा लिख दो, उल्लेखित है। क्या माना जाएगा? संप्रेक्षक माना जाएगा। क्या माना जाएगा? संप्रेक्षक माना जाएगा। ठीक है, नीचे डैश लगा के लिखो, यह है, और सरल कर रहा हूं, यह अधिकारी, यह अधिकारी अंकेक्षक की भांति, ऑडिटर, अंकेक्षक की भांति कार्य करता है, ऑडिटर के जैसे कार्य करता है। ऑडिट करेगा, धन की ऑडिट करेगा। यह अंकेक्षक की भांति कार्य करता है, जिसका कार्य, जिसका कार्य, जिसका कार्य सरकार की, जिसका कार्य सरकार की स्थानीय निधि, स्थानीय निधि का मतलब हो गया क्षेत्र विशेष के लिए ना, जिसका कार्य सरकार की स्थानीय निधि की ऑडिट करना है, की ऑडिट करना है, कि क्या करना है? ऑडिट करना है। ठीक है, अब मैं आपसे अगर ये कहूं, वो आपसे पूछे राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेक्षा अधिनियम 1954 का विस्तार कहां होगा? तो संपूर्ण राजस्थान में होगा। तो अगली बात लिखेंगे, लिखो अगली बात, राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेक्षा अधिनियम, राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेक्षा अधिनियम, राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, ऑडिट एक्ट अधिनियम 1954 का विस्तार, 1954 का विस्तार, एक्सटेंशन संपूर्ण राजस्थान होगा, संपूर्ण राजस्थान होगा।
क्यों? क्योंकि राजस्थान के गजट में लिखा है, राजस्थान सरकार के गजट में। अगर वहां जाके आप संविधान में लिख देते तो क्या होता? पूरे इंडिया के लिए लागू हो जाता। बात समझ में आई? यस। तो बात की हमने किसकी? संपरीक्षक की। किसकी बात की? संपरीक्षक। एक बार रिपीट करते हैं अपन ने जितना पढ़ा है, कितना याद हुआ है। ओके। बात की अपन ने किसकी? नगर पालिका अधिनियम 2009। और नगर पालिका अधिनियम 2009 को प्रारंभ करने से पहले हमने जाना 74वां संविधान संशोधन 1992, जिसके तहत नगर पालिकाओं का उल्लेख संविधान में किया गया, जिसके तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या किया गया? एक भाग जोड़ा गया संविधान में, भाग 9 के, जिसमें ये उपबंध किया गया कि जितनी भी नगर पालिकाएं हैं अब वो क्या हो जाती हैं? संवैधानिक हो जाती हैं, यानी उनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। संवैधानिक दर्जे का मतलब है कि अब ये उपबंध संपूर्ण भारत में लागू होंगे। और इस संशोधन के तहत नगर पालिकाओं को बोलो कितने स्तरों में बांटा गया? 3 स्तरों में। पहला स्तर क्या था? नगर पंचायत। दूसरा स्तर क्या था? नगर पालिका परिषद। तीसरा स्तर क्या है? नगर निगम। फिर हमने बात की सबसे पहले किसके बारे में? नगर पंचायत के बारे में। बोलो, नगर पंचायत स्वायत्त शासन का कैसा निकाय होता है? सबसे छोटा निकाय होता है। ठीक है। किसको बनाया जाता है? जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसको जनसंख्या के आधार पर परिवर्तित करके हाल ही में क्या बना दिया जाता है? नगर पंचायत बनाया जाता है, जिसमें नगर पंचायत वह क्षेत्र होगा या उस क्षेत्र को नगर पंचायत घोषित करेंगे जिसमें जनसंख्या कम से कम 30,000 और अधिकतम कितनी हो? 1 लाख हो। बात क्लियर? यस। इसके बाद हमने बात की किसकी? नगर पालिका परिषद की। और नगर पालिका परिषद जो है ये स्वायत्त शासन की क्या है दोस्तों? मध्यम श्रेणी का निकाय है, यानी कि नगर पालिका या नगर पंचायत से तो ऊपर है लेकिन नगर निगम से नीचे है, तो मध्यम श्रेणी का हो गया। नगर पंचायतों को ही जनसंख्या बढ़ने पर क्या कर दिया जाता है? परिवर्तित कर दिया जाता है। किसमें? नगर पालिका परिषदों में। जनसंख्या का क्राइटेरिया क्या है? न्यूनतम 1 लाख और मैक्सिमम 5 लाख। तो 1 लाख से 5 लाख जनसंख्या होती है तो वह क्या होता है? वह नगर पालिका परिषद क्षेत्र घोषित किया जाता है। इसके बाद हमने बात की नगर निगम की। किसकी बात की? नगर निगम की अपन ने बात की। और नगर निगम में स्वायत्त शासन का सबसे क्या है? उच्च निकाय है। स्वायत्त शासन का क्या है? सबसे उच्च निकाय है। और नगर पालिका परिषदों को नगर निगमों में क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। तो जो नगर निगम होगा उसकी जनसंख्या न्यूनतम कितनी होगी? 5 लाख, यानी कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। 5 लाख 1 जब भी होगी तो वह जो नगर पालिका परिषद है किसमें बदल दी जाएगी? नगर निगम में बदल दी जाएगी। अगर नगर निगम में भी जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो क्षेत्र विशेष के आधार पर नगर निगमों की संख्या वहां पर बढ़ाई जा सकती है। जैसे राजस्थान में 3 ऐसे जिले हैं जहां पर नगर निगमों में संख्या 2 है। एक जयपुर है जिसमें एक जयपुर नगर निगम हेरिटेज है और एक जयपुर नगर निगम ग्रेटर है। एक कोटा है जिसमें उत्तर और दक्षिण है और एक जोधपुर है जिसमें उत्तर और दक्षिण है। इसके बाद हमने जो बात की दोस्तों, चर्चा की, वो हमने चर्चा की नगर निगम घोषणा अधिनियम कि जब 74वां संविधान संशोधन 1992 नहीं हुआ था, इससे पहले भी कुछ क्षेत्रों को नगर निगम घोषित किया गया था। तो वो कौन से अधिनियम के तहत उनको नगर निगम घोषित किया गया था? तो मुंबई को किया गया था मुंबई नगर निगम अधिनियम 1988 के तहत। दिल्ली को किया गया था घोषित दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के तहत। और सामान्य कानून के रूप में यूपी महानगर पालिका अधिनियम 1956 और एमपी को एमपी नगर पालिका अधिनियम 1956 के तहत क्या किया? सॉरी, ये 59 है, ठीक है। ये 56 के तहत क्या किया गया? इनको नगर पालिका या नगर निगम घोषित किया गया। मुख्यतः आप 2 याद रखना, ठीक है, ये ज्यादा पूछ लेता आपको। ओके, नेक्स्ट अगली बात हमने पढ़ी कि कोई भी जो कानून होता है, कोई भी जो रूल होता है, एक्ट होता है, वो राज्य सरकार के अगर गजट में उल्लेखित है तो इसका अभिप्राय हम ये समझते हैं कि वह संपूर्ण राजस्थान में एक समान से लागू होगा। अगर कोई भी नियम, कानून, कायदा या एक्ट संविधान में उल्लेखित है तो इसका अभिप्राय यह है, इसका मतलब यह है कि वह संपूर्ण भारत में एक समान क्या होगा? लागू होगा। इसके बाद में हमने आगे जो चर्चा की मित्रों, वो हमने बात की हमारे मुख्य पॉइंट की, जो है नगर पालिका अधिनियम 2009। और इसमें हमने सबसे पहले अध्याय फर्स्ट में भाग 1 पढ़ा जिसका नाम है, संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम से अभिप्राय है कि यह अधिनियम नगर पालिका अधिनियम 2009 के नाम से जाना जाएगा। प्रसार का मतलब है
कि यह 2009 का जो नगर पालिका नियम है वो संपूर्ण राजस्थान में लागू होगा, लेकिन किन को छोड़कर, छावनी क्षेत्रों को छोड़कर। और छावनी क्षेत्र राजस्थान में कौन सा है, नसीराबाद अजमेर वाला है, ठीक है। और प्रारंभ का मतलब है कि नगर पालिका नियम 2009 कब से प्रारंभ माना जाएगा, तो जिस दिन से राजस्थान सरकार की गजट अधिसूचना घोषित हुई थी, जो कब हुई थी, 11 सितंबर 2009 को घोषित हुई थी, तब से क्या माना जाएगा, प्रारंभ माना जाएगा, लागू माना जाएगा, प्रभावी माना जाएगा। इसके बाद में हमने अध्याय फर्स्ट में दूसरे बिंदु पे बात की, और दूसरे बिंदु का नाम क्या है, परिभाषाएं। क्या नाम है, परिभाषाएं। और परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा हमने किसकी देखी, संप्रेक्षक की। किसकी बात की हमने, संप्रेक्षक की परिभाषा की बात की दोस्तों, जिसमें उल्लेख है कि वह अधिकारी राजस्थान, यानी कि जो अधिकारी राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेक्षा अधिनियम, अधिनियम का नाम क्या है, राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेक्षा अधिनियम 1954। याद हो गया, राजस्थान है तो राजस्थान में, लोकल सेल्फ है तो स्थानीय, धन की बात है तो निधि, संप्रेक्षक होगा तो संप्रेक्षा, आगे है अधिनियम, बना 1954 में। तो राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेक्षा अधिनियम 1954, ठीक है, में उल्लेखित या अभिप्रेत है। कौन, जिस अधिकारी का नाम, मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा राजकीय कर्मचारी जिसका नाम राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेक्षा अधिनियम 1954 में लिखा गया है, वो क्या माना जाएगा। और संप्रेक्षक जो है ये क्या करेगा, ये करेगा दोस्तों अंकेक्षक की भांति कार्य, जिसका कार्य क्या है, सरकार की स्थानीय निधि की ऑडिट करना, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, नियंत्रण रखना। और राजस्थान स्थानीय निधि संप्रेक्षा अधिनियम 1954 का विस्तार कहां माना जाएगा, संपूर्ण राजस्थान में माना जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब पता है क्या है, ये जो संप्रेक्षक है ना, ये संप्रेक्षक ऐसा नहीं है कि बीकानेर नगर पालिका है मान लीजिएगा, या नगर निगम है, तो केवल यहां की ही ऑडिट कर सकता है। मैंने कहा कि इसका विस्तार संपूर्ण राजस्थान होगा। ये वह मुख्य व्यक्ति है जो जितनी भी स्थानीय निधियां होती हैं, किन किन से, नगर पालिका से, नगर परिषद से और नगर निगम से, उन सभी की क्या कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। जैसे इसके एक समकक्ष आपको ज्ञात करवाने के लिए बोल रहा हूं मैं, ताकि आपके माइंड में एक चीज आ जाए। CAG का नाम सुना है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा प्रेक्षक। जिस तरह से एक है लेकिन किसके लिए काम करता है, पूरे भारत के लिए काम करता है। ऐसे ही जो राजस्थान में स्वायत्त शासन विभाग के तहत जितने भी निकाय हैं, उन निकायों में जो भी निधि है, उस निधि का अंकेक्षण करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, वो संप्रेक्षक कहलाता है। ये बात कहां लिखी गई है, ये बात राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 गजट 11 सितंबर 2009 में भाग अध्याय फर्स्ट के भाग 2 परिभाषा में ये बात लिखी गई है। क्लियर है, इतनी बात याद हो गई। चलो तो थोड़ा सा लेते हैं विराम, ओके, 10 मिनट का गैप लेते हैं।